हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में 11th क्लास फिजिक्स का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जिसको तैयारी करके आप आने वाले एग्ज़ाम में 11th क्लास फिजिक्स से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें आप बेहतर रिजल्ट आप कर सकते हैं। और इसी तरह का बहुत सारा शॉर्ट वीडियोज़ या तो कह सकते हैं कि MCQ क्वेश्चंस का छोटे छोटे वीडियोज़ में आपके लिए ढेर सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारे चैनल में अपलोड किया हुआ है। अगर आपको इस चीज़ का लाभ अगर उठाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल से जुड़े रहें, ताकि हर एक छोटे छोटे वीडियो का जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका आप समय पर लाभ उठा सकें। तो चलिए आज का भी हम कुछ MCQ क्वेश्चंस को देखते हैं और उसका सॉल्यूशन भी देखते हैं। ध्यान दोगे, क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस या रूम टेम्परेचर। तो याद रखोगे, जो 4 डिग्री सेल्सियस जो है ना, 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का डेंसिटी जो है सो सबसे मैक्सिमम होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में समझते हैं। समझोगे पहले ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या है? जब हीट जो है ना किसी भी बॉडी में या किसी भी सब्सटेंस में, जब हीट एक जगह से दूसरा जगह जब जाता है, ट्रांसफ़र होता है, तो उसी को हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ हीट कहते हैं। तो इसका 3 मोड है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट का 3 मोड है। पहला है हमारा कंडक्शन, दूसरा है हमारा कन्वेक्शन, तीसरा है हमारा रेडिएशन। तो समझोगे इसमें आखिर कंडक्शन के थ्रू हीट किस प्रकार से एक जगह दूसरा जगह जाता है। ठीक है, कन्वेक्शन क्या है, रेडिएशन क्या है? जब किसी सॉलिड रॉड को हम लोग उसका एक एंड को अगर हम लोग हीट कर रहे हैं, ठीक है, उसका एक एंड को अगर हम हीट कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि उसका इस एंड को हीट करने से धीरे धीरे ये एंड हीट हो जाता है। वो कैसे होता है? तो इसमें होता क्या है कि यहाँ जो एक पार्टिकल प्रेजेंट रहता है, ये पार्टिकल यहाँ पर इससे हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और इससे जो कनेक्ट रहता है, मतलब इसके कांटेक्ट में जो रहता है, जो सटा हुआ रहता है दूसरा पार्टिकल, ये जो है सो अपना कुछ एनर्जी अपने पास रख करके वो अपने से सटे हुए पार्टिकल्स को थोड़ा हीट एनर्जी ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, मतलब ज़्यादा रखता है अपने पास और कम ट्रांसफ़र करता है दूसरे को। फिर ये क्या करता है, सेम उसी ऑर्डर में इससे जो सटा हुआ रहता है उसको हीट एनर्जी ट्रांसफ़र कर देता है, अपने पास कुछ रख लेता है और बचा हुआ को ट्रांसफ़र कर देता है। फिर ये अपने से सटे हुए को बस इसी प्रकार से आगे ये हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होते जाता है पार्टिकल टू पार्टिकल, और इस प्रकार से ये हीट हो जाता है। पार्टिकल खुद यहाँ से चल के नहीं जाता है। यहाँ वाला जो पार्टिकल है हीट एनर्जी अब्जॉर्ब किया, और उससे जो सटा हुआ दूसरा पार्टिकल है उस पार्टिकल को अपना कुछ एनर्जी को दे देता है। ठीक है, अब सेकेंड पार्टिकल भी उसमें से जितना हीट एनर्जी अब्जॉर्ब किया उसमें से कुछ हीट एनर्जी रख करके बाकी एनर्जी को दूसरे को ट्रांसफ़र कर देता है, और इसी प्रकार से पार्टिकल टू पार्टिकल हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होते जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। और ये सिर्फ कहाँ पर होता है? तो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में होता है। ठीक है, लिक्विड और गैस में नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है, जब किसी लिक्विड सब्सटेंस को अगर हम लोग हीट कर रहे हैं, अगर किसी लिक्विड सब्सटेंस को अगर हम लोग हीट कर रहे हैं, तो यहां पर जो लिक्विड का जो पार्टिकल है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद उसका हीट एनर्जी बढ़ जाता है, डेंसिटी घट जाती है, वो क्या होता है, नीचे से वो ऊपर चला जाता है। पार्टिकल खुद, इसमें खुद पार्टिकल वहाँ नहीं जाता है, इसमें पार्टिकल खुद नीचे से ऊपर चला जाता है, फिर ऊपर वाला पार्टिकल नीचे आता है। मतलब नीचे का पार्टिकल गर्म होते जाता है, वो ऊपर जाता है, ऊपर का नीचे आ जाता है, फिर नीचे जो आया, फिर नीचे वाला एनर्जी अब्जॉर्ब करके गर्म हो जाता है, फिर वो ऊपर चला जाता है, फिर ऊपर से
नीचे नीचे आते जाता है। यानी इसमें क्या होता है कि मीडियम का जो पार्टिकल है वो खुद एनर्जी लेकर के ट्रांसफ़र होता है दूसरे जगह पर, जबकि ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि पार्टिकल मूव नहीं करता है, और इसमें पार्टिकल जो है सो हमारा मूव कर जाता है। और ये जो रेडिएशन है, रेडिएशन में क्या होता है कि सपोज कि ये मेरा सनलाइट है, सन है ये, ठीक है, ये सूर्य है। ठीक है, अब सपोज कि यहां पर हमारा वाटर रखा हुआ है, यहाँ से जो लाइट जो आ रहा है उस लाइट से ये पानी गर्म हो जा रहा है। उसके जैसा इतना ज़्यादा गर्म तो नहीं होगा, बट हीट एब्जॉर्ब करेगा। या तो फिर हो सकता है धूप से हम लोग को भी जो एनर्जी प्राप्त होता है, हम कपड़ा जो सुखाते हैं वहाँ जो एनर्जी हमारा एब्जॉर्ब होता है उसे हम लोग बोलते हैं रेडिएशन। और इसमें यहाँ पर बीच में किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये दोनों में मीडियम के थ्रू ही होगा, हीट एनर्जी मीडियम से हो करके ही ट्रांसफ़र होता है, बट इसमें किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, हीट हमारा डायरेक्ट आ जाता है। और ये जो बीच का जो मीडियम है उसको बिना गर्म किए यहाँ से हीट यहाँ पहुँच जाता है, बट इन दोनों में मीडियम की आवश्यकता होती है। ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है, ये लिक्विड और गैसियस फॉर्म में होता है। और इसमें जो हीट आ रहा है वो सॉलिड को भी हीट कर सकता है, लिक्विड को भी हीट कर सकता है, गैसियस फॉर्म को भी हीट कर सकता है यहाँ पर अगर किसी बर्तन में अगर है तो, बट बीच का जो मीडियम है उसे हीट नहीं करता है। ठीक है, तो ध्यान दोगे। कंडक्शन में क्या होता है, पार्टिकल खुद मूव नहीं करता है, पार्टिकल अपना एनर्जी आगे वाले पार्टिकल को धीरे धीरे ट्रांसफर करते चले जाता है। इसमें पार्टिकल खुद मूव करके चला जाता है। ठीक है, और इसमें मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, सोर्स ऑफ लाइट से जो एब्जॉर्ब कर रहा है उसमें डायरेक्ट पहुंच जाता है विदाउट मीडियम। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं कि अगर हीट एनर्जी कंडक्ट अगर हो रहा है, सपोज कि यहाँ पर ये एक रॉड है, ठीक है, इस रॉड का इस एंड को हम लोग गर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो दूसरा एंड भी गर्म होता है ना, तो यहाँ क्या कंडीशन होता है ध्यान दोगे। सपोज कि इसका ये एरिया क्रॉस सेक्शन जो है वो ए है, इसका जो लेंथ है हमारा एल है, ठीक है, और इसका टेम्परेचर टी है और इसका टेम्परेचर टी प्लस डेल्टा टी है, ऐसा है। और ये लेंथ हम dx चलो मान लेते हैं, स्मॉल लेंथ होना चाहिए, लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से वहाँ तक जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है उसका रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या होगा, सो ध्यान दोगे। रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट यानी dq बाई डी टी, dq बाई डी टी क्या होगा, हीट यहाँ से वहाँ तक ट्रांसफ़र होने का जो टाइम लगेगा उसे हीट, रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यही हीट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो है सो टेम्परेचर डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस का। यहाँ डेल्टा लिए हैं तो यहाँ भी डी ले लेते हैं, दोनों जगह सेम चीज़ लेते हैं। ध्यान दोगे, ऐसा होता है जब किसी सॉलिड से हीट ट्रांसफ़र होता है वन एंड से दूसरे एंड की ओर, तो रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो है, रेट ऑफ कंडक्शन और जो हीट है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टेम्परेचर डिफरेंस है, तो यहाँ थोड़ा सा हम गलत लिखे हैं, यहाँ पर टी प्लस डेल्टा टी होगा। टेम्परेचर तो यहाँ पर ज़्यादा होता है, यहाँ पर हो जाएगा टी। ठीक है, तो दोनों के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, यहाँ डी ले लेते हैं। इसके बाद इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इन सभी को अगर हम यहाँ से कंबाइन कर देते हैं, एक साथ अगर लिख देते हैं तो क्या होगा ध्यान दोगे। तो यहाँ से आ जाएगा dq बाई डी टी प्रोपोर्शनल a इंटू डी टी बाई डी एक्स, ये आ गया। यहाँ पर हम एक कांस्टेंट का यूज करेंगे, कांस्टेंट के तौर पर हम लैम्डा ले लेंगे। ये जो लैम्डा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, इसको कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो अगर हम यहाँ से इसका मान निकाल दें तो ये डिवाइड में चला जाएगा dq बाई डी टी और नीचे चला जाएगा a dt बाई डी एक्स, ये आ गया। ठीक है, अब अगर यहाँ से इसका डायमेंशन अगर पूछा जाए या यूनिट अगर पूछा जाए तो क्या होगा, सो ध्यान दो।
ये जो डी क्यू है वो क्या है, इसको थोड़ा सा सेट करके भी हम लोग लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी इंटू डी एक्स बाई डी टी इंटू में 1/a ऐसा, ठीक है। अब इसका अगर हम लोग डायमेंशन निकालते हैं तो डी क्यू क्या है, तो ये हीट एनर्जी है। हीट एनर्जी मतलब एनर्जी, एनर्जी का होता है ml² T⁻³ सॉरी -2, ये होता है ml² T⁻²। ये किसका होता है, तो एनर्जी का होता है, ठीक है। अब ये टाइम का टी हो जाएगा, dx यहाँ पर क्या है, तो डिस्टेंस है तो एल हो जाएगा। dt क्या है, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का के हो जाएगा। ए क्या है, एरिया, एरिया का L² हो जाएगा, ठीक है। डी क्यू है एनर्जी, हीट एनर्जी, एनर्जी का लिख दिए, ये टाइम का लिख दिए टी, ये डी एक्स यानी लेंथ का एल लिख दिए, और इसका टेम्परेचर का केल्विन लिख दिए। यहाँ 1 का 1 रह गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का L² हो गया। L² से L² कैंसिल हो गया, एक L बच गया, यहाँ से T और K बच गया। m का पावर 1, L का पावर 1, ये T का पावर 1, यहाँ जाके -1 होगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है। K ऊपर चला जाएगा तो K का पावर -1 हो जाएगा। ये m का पावर 1, L का पावर 1, T का पावर -3 और K का पावर -1, ये आ गया हमारा थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन। ध्यान दोगे, सेकेंड क्वेश्चन क्या था, विच इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। फर्स्ट पॉइंट है कंडक्शन, सेकेंड है कन्वेक्शन, थर्ड है रेडिएशन, और डी में है बोथ ए एंड बी। तो ध्यान दोगे, अभी जैसे कि कंडक्शन क्या बताए थे कि सॉलिड में हीट एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफ़र होता है, लिक्विड में जब होता है तो कन्वेक्शन कहते हैं, और जब किसी सोर्स ऑफ लाइट जैसे कि सूर्य से जब प्रकाश की किरणें जब अर्थ पर पहुंचती है तो उसे हम लोग रेडिएशन बोलते थे। ये सबसे फास्ट होता है रेडिएशन, रेडिएशन जो है सो सबसे फास्ट होता है, यानी सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 3 में है सॉलिड आर हीटेड बाय, अभी जैसे कि बताए थे सॉलिड किस चीज़ से हीट होता है, कौन सा मेथड से, तो कंडक्शन से होता है, ठीक है। अगर यहाँ लिक्विड रहता तो कन्वेक्शन होता, बट यहाँ सॉलिड पूछा है तो कंडक्शन हो जाएगा, ठीक है। और अभी हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी फाइंड किए थे, ml T⁻³ और K⁻1, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। इसके बाद फिर से ध्यान दोगे, लिक्विड एंड गैस आर हीटेड बाय दी प्रोसेस, लिक्विड और गैस कौन सा प्रोसेस से हीट होता है, तो कन्वेक्शन से, ठीक है। इसके बाद 6 में है देखोगे ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ड्यू टू, ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके चलते होता है, तो याद रखोगे इंफ्रारेड के चलते होता है, ठीक है, इंफ्रारेड रेज के चलते होता है। इसके बाद है 7 में इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी जो है ना वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है, घटता भी नहीं है बढ़ता भी नहीं है, तो रिमाइंस सेम, यानी सी नंबर हो जाएगा। 8 में क्या है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड्स टू द कंसेप्ट ऑफ, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर आप लोग पढ़े हो तो उसमें टेम्परेचर का यूज किया गया है, ठीक है, यानी इसका क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी बताया गया है कि उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी कंजर्व रहता है, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो जाएगा, यानी सी नंबर। 10 में है इन एन आइसोलेटेड आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस किसको बोलते हैं, तो आइसोथर्मल प्रोसेस उसको बोलते हैं जिसमें टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहता है, यानी इसका क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, ध्यान दो क्या है, टेम्परेचर ऑफ ए गैस हैज़ इंक्रीज्ड बाय 8 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर ऑफ ए गैस हैज़ इंक्रीज्ड बाय 8 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द कॉरस्पॉन्डिंग चेंज ऑन द केल्विन स्केल, ठीक है। तो केल्विन स्केल में कॉरस्पॉन्डिंग चेंज कितना होगा, और 12 में है व्हाट इज़ द काज ऑफ द हॉटनेस ऑफ ए बॉडी। ध्यान दोगे क्वेश्चन क्या था, चेंज ऑफ ए गैस हैज इंक्रीज्ड, टेम्परेचर ऑफ ए गैस
हैज़ इंक्रीज्ड बाय 8 डिग्री सेल्सियस। एक गैस का जो टेम्परेचर है वो 8 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर गया, तो केल्विन में कितना इंक्रीज होगा वो बताना है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस है तो उसे केल्विन में अगर कन्वर्ट करना है तो 273 हमें ऐड करना पड़ता है, तो केल्विन में आ जाता है। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करना पड़ता है। ठीक है, अब ध्यान दोगे, डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस ये है चेंज इन टेम्परेचर, वो भी डिग्री सेल्सियस में। तो अगर ये चेंज इन टेम्परेचर है तो कुछ तो ऐसा होगा, T2 डिग्री सेल्सियस माइनस T1 डिग्री सेल्सियस, ऐसा कुछ होगा। यानी 2 डिग्री सेल्सियस वाले रीडिंग को सब्ट्रैक्ट किया गया होगा, तब जाके हमें डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस प्राप्त होगा। ठीक है, अब अगर इसे हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है तो ध्यान दोगे, इसे अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 273 हम ऐड कर देंगे तो केल्विन में आ जाएगा। इसमें भी 273 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा। अगर इसे हमें कन्वर्ट करना है केल्विन में, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर दिए तो इधर भी तो केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसे हम लिख सकते हैं T2 प्लस 273 माइनस T1 माइनस 273 केल्विन, ऐसा। ये 273 कैंसिल हो गया। इसे लिख सकते थे T2 माइनस T1 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान दोगे, डिग्री सेल्सियस का जो वैल्यू आएगा, केल्विन का वैल्यू, दोनों रीडिंग क्या है, सेम। तो एक चीज़ याद रखोगे, अगर टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 ऐड करेंगे, या केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 273 सब्ट्रैक्ट करेंगे। बट अगर चेंज इन टेम्परेचर है तो केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में दोनों में चेंज इन टेम्परेचर सेम होता है, याद रखोगे, हमेशा याद रखोगे। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में, ये दोनों रीडिंग सेम होता है। ठीक है, तो इतना शो, इस क्वेश्चन के लिए इतना शो करने के बाद अब ध्यान दो, डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 8 डिग्री है तो लिखेंगे सिंस डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 8 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो केल्विन में क्या हो जाएगा, केल्विन में हमें फाइंड करना है, डेल्टा टी केल्विन इक्वल टू भी यही हो जाएगा 8 केल्विन, ये आ गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आपको ये कंप्लीट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद का क्वेश्चन ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, ध्यान दोगे, व्हाट इज द कॉज ऑफ द हॉटनेस ऑफ ए बॉडी, यानी पदार्थ की उष्मा का कारण क्या है। कोई भी बॉडी अगर गर्म हो रहा है तो उसका उष्मा जो है, उष्मा का क्या कारण होता है। तो इसमें सीधी सी बात है कि जब कोई भी बॉडी को हम लोग गर्म करते हैं तो वो बॉडी जो है सो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स है उसका काइनेटिक एनर्जी जो है सो इंक्रीज करता है। ठीक है, ध्यान दोगे, द कॉज ऑफ हॉटनेस ऑफ ए बॉडी इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स और एटम्स कंस्टिट्यूटिंग द बॉडीज, यानी उसके अंदर जो एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है उसका काइनेटिक एनर्जी का जो मेन रीजन है वो क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे हमारा इंक्रीज करता है तो एनर्जी जैसे जैसे एब्जॉर्ब करता है हीट एनर्जी, वैसे वैसे उसका काइनेटिक एनर्जी जो इंक्रीज करते चले जाता है। तो ये था हमारा आज का क्लास में 11th क्लास फिजिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो आई होप आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो, तो इसके लिए एक लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसी तरह का और सारा लेटेस्ट वीडियो हम आपके लिए तैयार कर पाएँ। ठीक है, और अगर इसी तरह का और सारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का अगर आपको लाभ उठाना है फिजिक्स सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, हिंदी में, इंग्लिश में, क्लास 11th का हो या क्लास 12th का हो या बीएससी मैथमेटिक्स का हो, तो उन सभी चीज़ आपको इस चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, और अगर कोई एक ऐसा चीज़ आपको चाहिए, कोई ऐसा क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, कोई ऐसा टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं, ठीक है, जो आपको हमारे चैनल में नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि उस चीज़ को आपको प्रोवाइड करने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है, तो आज का हम क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और अगर ये चैनल वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो
तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर प्राप्त होते रहे। धन्यवाद।